अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मैनेजमेंट का एक आप उसको पार्ट कह सकते हैं, एक जुज़ कह सकते हैं, डिसिप्लिन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्लासरूम के मैनेजमेंट में। तो हम आज डिसिप्लिन को डिस्कस करने जाएँगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो डिसिप्लिन के मुतालिक होगा कि व्हाट्स डिसिप्लिन? डिसिप्लिन क्या होता है और मैनेजमेंट में जो है इसका क्या किरदार होता है? और एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट होगी आज के टॉपिक के हवाले से कि डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है? इनमें बहुत फ़र्क है। वो भी इंशाल्लाह आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करने जाएँगे और डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, वो भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जाएँगे। और एक क्लास को जो है मतलब मिसबिहेवियर, डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी से बचाने के लिए क्या इक़दामात हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और बच्चे डिसिप्लिन को तोड़ते क्यों हैं और मिसबिहेव क्यों करते हैं, उसके पॉसिबल रीज़न्स क्या हैं, वो भी हम जो चैलेंजेज़ हैं, वो भी आज के अपने इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जाएँगे। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब, जिसमें है सबसे जो पहली बात है, वो ये है कि क्लास डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मीनिंग क्या है? डिसिप्लिन है क्या चीज़? ये असल में जो वर्ड डिसिप्लिन है, ये डिसिपल से निकला है। डिसिपल जो है शागिर्द को कहते हैं और जिसको हम आजकल इसमें सूफिया किराम इसको मुरीद जिसको कहते हैं। जो टीचर होता है वो पीर, जो स्टूडेंट होता है इसको मुरीद कहते हैं। तो डिसिपल का जो है, जो डिसिपल का एग्ज़ैक्ट मीनिंग है वो मुरीद ही है। इसका मीनिंग शागिर्द ही है। तो ये डिसिपल से निकला है, जिसका मीनिंग जो है एक प्यूपल या एक स्टूडेंट हो सकता है। और डिसिप्लिन का एम क्या होता है, उसके गोल्स क्या होते हैं डिसिप्लिन बरकरार करने के? सबसे पहले तो ये कि इंश्योर सेफ सेफ्टी ऑफ स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स प्लस टीचर दोनों की जो सेफ्टी है उसकी इंश्योर कराना, उसको काबिल यकीन बनाना, उसको जो है 100% यकीनी बनाना, उसका जो है डिसिप्लिन का एम है कि बिल्कुल माहौल जो है सेफ हो। फिर जो है माहौल को जो है कंडीसिव लर्निंग के लिए जो है सुइटेबल बनाना, जो क्लासरूम है, जो इफेक्टिव लर्निंग के लिए क्लासरूम को सुइटेबल बनाना, ये डिसिप्लिन का जो है एम है। इसके दो एम, बहुत मेन एम है, अपने जहन में रखें। एक तो ये है कि स्टाफ एंड स्टूडेंट्स यानी टीचर और स्टूडेंट की सिक्योरिटी आप कह सकते हैं, या सेफ्टी आप इसको कह सकते हैं, कि डिसिप्लिन का एक गोल ये है। दूसरा ये है कि जो कंडीसिव लर्निंग है, इफेक्टिव लर्निंग है, उसके लिए माहौल को जो है, एनवायरनमेंट को साज़गार बनाना, उसको सुइटेबल बनाना। तो ये 2 चीज़ें हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स अगर सेफ होंगे, इफेक्टिव लर्निंग नहीं होगी, तो तब भी डिसिप्लिन नाकाम है। अगर इफेक्टिव लर्निंग होगी लेकिन सेफ्टी नहीं होगी, तो तब भी डिसिप्लिन नाकाम है। तो ये दोनों चीज़ें जो है क्या है कि पर्पज़ ऑफ स्कूल डिसिप्लिन यही है कि सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट फॉर कंडीसिव लर्निंग। इसके बाद है हम बढ़ेंगे उन चैलेंजेस की जानिब, उन फैक्टर्स की जानिब जो कि स्कूल के डिसिप्लिन को जो है अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से स्कूल का डिसिप्लिन ख़राब होता है। स्कूल के डिसिप्लिन को जो है चैलेंजेस दरपेश होते हैं, या क्लास के डिसिप्लिन को चैलेंजेस दरपेश होते हैं। और वो सबसे पहले है लैक ऑफ लीडरशिप। ये सबसे बहुत बड़ी जो है कमज़ोरी है हमारे अंदर, हमारे टीचर्स में, हम में एज़ अ टीचर, कि हमें लीडरशिप के जो किरदार होता है, लीडरशिप के लिए जो रोल्स होता है, जो स्किल्स होते हैं, वो हम में नहीं है। तो हम में जब लीडरशिप के स्किल्स टीचर के अंदर नहीं है, तो फिर वो लीड नहीं कर सकता है अपने स्टूडेंट्स को, तो फिर वो अपने स्टूडेंट्स को उस तरह पढ़ा नहीं सकता है, उस तरह उनको की तरबियत नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको खुद लीडरशिप का पता नहीं कि लीडरशिप क्या होता है। लीडरशिप में सबसे तमाम जो है चीज़ों को आपने खुद बर्दाश्त करना होता है, तमाम चैलेंजेस को आपने खुद फेस करना होता है, तमाम मुश्किलात से आपने पहले खुद गुज़रना होता है, फिर आप स्टूडेंट्स को गुज़ारेंगे। तो ये मुख्तलिफ, इसका एक अलग टॉपिक है। तो ये सबसे बड़ी जो बात है कि टीचर्स को जो है जब वो लैक ऑफ
उनके अंदर लीडरशिप होगी, तो फिर डिसिप्लिन जो है स्कूल का ख़राब होगा, फिर वो प्रॉपर जो है मैनेज नहीं कर पाएँगे, प्रॉपर जो है डिसिप्लिन बच्चों के अंदर नहीं ला सकते हैं। तो फिर इससे क्या होता है कि वो एज़ अ रिज़ल्ट फिर स्टूडेंट्स भी जो है इनके अंदर भी डिसिप्लिन की कमियाँ होंगे और बाकायदा सोसाइटी में भी फिर वो पॉज़िटिव रोल अदा नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात जो है द करंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो मौजूदा हमारा निज़ाम तालीम है, ये भी डिसिप्लिन को में कमी का बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है, बहुत ज़्यादा उसको जो है इसको आप कह सकते हैं, आप ब्लेम करना चाहिए। क्योंकि इसकी वजह ये है कि सबसे पहली बात कि हमारे बड़े, बच्चे, टीचर्स सब हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्या कहते हैं कि भाई ये एजुकेशन सिस्टम नाकाम है। हाँ, कि भाई ये क्या हो गया नाम इसका जिसने हमारा जो निसाब बनाया था, आप कह सकते हैं उसको, आज़ादी से पहले या आज़ादी के टाइम जो है उन्होंने हमारा निसाब बनाया था अंग्रेज़ों ने। तो कहते हैं अंग्रेज़ों का निसाब तालीम है, ये एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। तो इसमें ये होगा कि हमारे बच्चों का भी ये ज़हन बन जाएगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, अगरचे हकीकत में सही नहीं है। तो इसमें ये होगा कि बच्चों के भी ये ज़हन में बन जाएगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, तो वो भी एजुकेशन को फिर खानापुरी समझेंगे। सिर्फ़ एक जॉब हासिल करने की हद तक वो जो है पढ़ेंगे और जॉब के लिए वो पढ़ेंगे। वो एजुकेशन के बाकी मकासद जो है फ़ौत हो जाएँगे। इससे ये होगा कि जो डिसिप्लिन है वो हमारी एजुकेशन में वो डिसिप्लिन नहीं होगा, क्योंकि एक रिस्पेक्ट जो एजुकेशन के लिए हमारे स्टूडेंट्स की नहीं होगी, तो फिर वो उस एजुकेशन में डिसिप्लिन भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये बहुत मेन रीज़न है डिसिप्लिन स्कूल्स में ना होने की वजह से, या गवर्नमेंट स्कूल्स में आप देखते हैं कि कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई सही नहीं है। अक्सर ये आता है, अगरचे ऐसी बात नहीं है, लेकिन अक्सर ये हम सुनते आ रहे हैं। तो बच्चे फिर कहेंगे कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं है, तो फिर उनके दिल में वो रिस्पेक्ट भी नहीं रहता है। बहरहाल एजुकेशन सिस्टम भी बहुत बड़ा फैक्टर है टुवर्ड्स अफेक्टिंग स्कूल डिसिप्लिन। इसके बाद जो चौथी बात है वो ये है कि इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़। अक्सर जो है हमारे यहाँ इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। एक क्लास में आपने जो है 40-40 बच्चों को एक क्लास में आपने सेट करना होता है, आपके पास स्टाफ नहीं होता है, जो कि इकोनॉमिक इसमें आता है। इसके अलावा जो है बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती हैं, ब बच्चों को जो है कोचिंग इनकी नहीं होती हैं, पेरेंट्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल ये इकोनॉमिक भी जो है एक फैक्टर है स्कूल के डिसिप्लिन में। अगरचे इतना इसका रोल नहीं होता है बाकी जो 3 गुज़रे हैं उनकी बनिस्बत, लेकिन ये भी एक फैक्टर हम इसको कह सकते हैं। अभी आते हैं कि एक बच्चा, ओके, देखिए एक ये रीज़न्स फँसे यानी जो फैक्टर्स हो गए। एक बच्चा किस किस चीज़ के लिए मिसबिहेव करता है और जो है डिसिप्लिन की खिलाफ वर्ज़ी करता है, इसके कुछ वजूहात हो सकते हैं। हम बच्चे को डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर सकते, उसके पीछे कई रीज़न्स हो सकते हैं एक बच्चे के मिसबिहेव करने के। तो अभी हम उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले जो बात होती है कि वो जो उनके पास उनके ज़हन में जो आइडियाज़ होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जो आपने बनाए होते हैं, वो जो है उनको एनफ़ोर्स करने, यानी उनको टेस्ट करना चाहते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है। इसका मैं मिसबिहेव कर लूँ, तो देखता हूँ कि मेरे साथ क्या होता है। या बच्चे इसको टेस्ट करने के लिए जो है वो रूल को कभी तोड़ते भी हैं, या देखते हैं कि इसको रूल को तोड़ने से क्या होता है, मैं देखता हूँ। तो ये डिफरेंट इसका एक ये भी हो सकता है। दूसरा जो है ये होता है कि बच्चे जो है स्कूल में कुछ और चीज़ देखते हैं, घर में कुछ और देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल में उनको अच्छे बात का के लिए कहा जाता है, लेकिन घर के माहौल में वो जाकर देखता है कि वहाँ पे भी गा आप स्कूल में उसको कहते हैं गाली देना बुरी बात है। तो वहाँ पे जाकर वो घर में वो देखता है कि यहाँ पे तो गाली सिखाई जाती है और यहाँ पे आप उसको छुरी से मना करते हैं, लेकिन घर में अगर वो ऐसी चीज़ों से उसको रोक-टोक नहीं है, तो वो इस चीज़ में कन्फ्यूज़ होता है। इन जो है एक्सपीरियंस की वजह से भी वो फिर क्या होता है, वो जो है मिसबिहेव करना शुरू कर देता है। और तीसरी जो बात है कि बहुत बड़ी रीज़न ये भी हो सकता है कि वो आप जो रूल्स आप उनके लिए बनाते हैं, उनको बताते हैं, वो उनको समझते नहीं हैं। अक्सर छोटे बच्चे कि इस रूल को फ़ॉलो करने से क्या होता है। तो ठीक तरह से बच्चों को समझाना भी ये बहुत डिसिप्लिन की के लिए लाज़मी है। तो बच्चे जब समझते नहीं हैं रूल को, तो फिर उसको फ़ॉलो भी नहीं करते हैं। जब वो फ़ॉलो नहीं करेंगे तो वो फिर मिसबिहेव करेंगे।
तो इस तरह उनके जो डेवलपमेंट लेवल्स हैं मुख्तलिफ हैं, तो इसलिए वो अपने लेवल के हिसाब से उसको समझते हैं। तो इसलिए रूल्स को ऐसे होने चाहिए जिनको बच्चे समझ सके। और फिर इसके बाद एक और रीज़न ये भी है कि बच्चे जो है खुद को आज़ाद करना पसंद करते हैं। मतलब आप उसको कहते हैं बैठो चुप हो जाओ, तो उसका जब दिल करता है बात करने को, वो कहता है तो मुझे आज़ाद होना चाहिए। तो इंसान जो है आज़ाद ख़्याल अक्सर जो है होता है उनके ज़हन में कि मुझे आज़ाद होना चाहिए, मुझे किसी का पाबंद मुझे नहीं होना चाहिए। इंसान का नफ्स जो है इस चीज़ को उसको उभारता रहता है। तो बहरहाल इसमें आप कह सकते हैं कि बच्चे को जो है आज़ादी का जो ख़्याल है वो भी मिसबिहेवियर पर उभारता है। दैट्स व्हाई ही विल मिसबिहेव। इसके बाद है कि जब वो बोर फील करते हैं क्लास में, जब वो भूखे होते हैं या जब वो नींद में होते हैं, नींद उनको आती है, या जब वो मतलब बीमार होते हैं, तो इस वक्त भी वो जो है रूल को फॉलो नहीं करते, इस वक्त भी वो जो है मिसबिहेव करते हैं। तो बच्चे जो है जब वो एंग्री हो, स्लीपी हो, ये चीज़ें हो दरमियान, तो ये भी एक मिसबिहेव का एक रीज़न हो सकता है। और इसके बाद है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस। बच्चों में एक्सपीरियंस की जो है जब कमी होगी, जब उनको पता नहीं होगा, या इंफॉर्मेशन की उनकी कमी होगी कि इस रूल को अमल करने से मुझे आगे जो है क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं। तो बहरहाल इससे भी जो है बच्चे फिर मिसबिहेव करते रहते हैं। और एक लास्ट वाले जो 2 अहम फैक्टर्स हैं, एक तो ये है कि बचपन में या घर में जो है उनको मिसबिहेवियर पर उनको डाँट-डपट नहीं है, उनको कोई पनिशमेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से फिर वो मिसबिहेव ही करते रहते हैं। तो उसको जब घर में जब उनको डाँट-डपट हो या उनको जो है कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बताया जाए, कुछ पनिशमेंट उनको मिले, तो फिर वो समझेंगे कि ये बुरी बात है। लेकिन अगर घर में उनको उनकी मिसबिहेव को बिल्कुल इग्नोर किया जाए, तो फिर वो मिसबिहेव की आदत बन जाती है। और आखिरी जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा जो है फैक्टर है, इसमें आप कह सकते हैं डिसिप्लिन का और मिसबिहेवियर का, वो ये है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं। उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स जैसे भी होते हैं, बच्चे ऐसे ही करते हैं। आप जैसे भी उनको समझाएँ, लेकिन वो बच्चे अपने माँ-बाप को देखते हैं। आप लोग उसको नोट भी करते होंगे, जो शादीशुदा है या जिनके सामने बच्चे जो हैं पले-बड़े हैं, कि बच्चे अपने माँ-बाप को देखते हैं कि वो जिस तरह भी करते हैं, वो अपने माँ-बाप को या घर वालों को वो कॉपी करते हैं। तो ये रीज़न्स थे कुछ मैंने डिस्कस किए कि जो पॉसिबल रीज़न्स हैं मिसबिहेवियर के, वो ये हो सकते हैं। तो अगर जब हमें मिसबिहेवियर को ख़त्म करना है या डिसिप्लिन को लाना है, तो इन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखते हुए रूल्स भी बनाने होंगे और बच्चों को इसी तरह ट्रीट करने होंगे। तो ये तो हो गए इफेक्टिव जो चैलेंजेस थे या पॉसिबल जो आप कह सकते हैं कि यानी फैक्टर्स थे या पॉसिबल कंडीशंस थे जिसकी वजह से बच्चा मिसबिहेव करता है। अभी आते हैं उन स्ट्रेटजीज की तरफ जो हमने सेट करना है क्लासरूम को डिसिप्लिन्ड बनाने के लिए, जो है हमें जो स्ट्रेटजीज अपनाने हैं उनकी तरफ हम जाएँगे, उनको डिस्कस करने के लिए। सबसे पहली बात कि क्लास में जो है जो मिसबिहेवियर है या जो डिसिप्लिन है, मिसबिहेवियर को आप कभी भी अपने ज़हन में रखें कि आप 100% कभी ख़त्म नहीं कर सकते। मिसबिहेवियर होता रहता है, ये क्लासरूम का हिस्सा है, ये बच्चों की जो है ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो कोई भी आप किसी भी टाइम आप ये ज़हन में ना रखें कि मिसबिहेवियर को मैं 100% ख़त्म करूँगा। तो अपने ज़हन में इसके जो है ये बात रख कर आप जो है स्ट्रेटजीज़ को अपनाएँ। क्योंकि जब आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे बच्चों से कि 100% डिसिप्लिन को फ़ॉलो करें, तो फिर आप मायूस होंगे, क्योंकि बच्चे उसको फ़ॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप मायूस होंगे। तो लिहाज़ा अपने ज़हन में हमेशा रखें कि मिसबिहेवियर को 100% ख़त्म करना इम्पॉसिबल है। तो इसको कम करने के लिए, उसको बिल्कुल कम से कम तर करने के लिए आप कुछ रूल्स बना सकते हैं। सबसे बड़ी पहली बात कि आप रूल्स बनाएँ क्लास में कि ये रूल्स है, उसकी चार्ट बनाएँ, इनको बताएँ और जो है बिल्कुल आपके जो रूल्स हैं, उनके जो नताइज हैं, उनके पनिशमेंट है, वो सब कुछ आप क्लियर करके बच्चों को बताएँ। दूसरी बात ये कि आप माहौल को जो है सेफ एंड वरी फ्री बनाएँ। बच्चों के लिए खौफ से आज़ाद माहौल बनाएँ और एनवायरनमेंट को सेफ बनाएँ, डिसिप्लिन के लिए। अगर आपका जो है माहौल सही नहीं है
आप जितना भी कोशिश करें रूल्स को फॉलो उनको बच्चों के सर पे थोपने के लिए, बच्चों को जो है ज़बरदस्ती करने के लिए, तो फिर आपके रूल्स जो है उनके फ़ायदेमंद नहीं होंगे जब तक आपका माहौल सेफ नहीं होगा और वर्री फ्री नहीं होगा। इसके बाद है बच्चे के जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें आप इंटरेस्ट शो करें। जो बच्चे जो एक्टिविटी करते हैं उनमें आप दिलचस्पी शो करें। बच्चों की एक्टिविटीज़ को आप इग्नोर ना करें। ये भी देखिए, आपने रूल्स तो बनाए हैं, लेकिन आप रूल्स को आप उन बच्चों को फ़ॉलो अप करवाने के लिए आपने भी कुछ करना होता है। तो आपकी जो बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, जो पॉज़िटिव एक्टिविटीज़ हैं, उनको आपने इग्नोर नहीं करना है। उनमें दिलचस्पी कोई बच्चा एक एक्टिविटी करता है तो आप उसको एनकरेज करें, आप उसको समझा दें। अच्छा, इसके बाद है जो चीज़ें हैं प्ले के ये गेम पीरियड में बच्चों को, वो आप बच्चों का गेम पीरियड आप ज़बरदस्ती कि आज ज़रूरी काम करना है, आज जो है हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है या आज लेसन कंप्लीट करना है, तो आज आप लोग गेम पीरियड ना करें, कल आप लोगों को 2 गेम पीरियड दूँगा, तो ये भी कोशिश करें ना करें। क्योंकि बच्चे के ज़हन में एक चीज़ है ऑलरेडी कि मुझे इस पीरियड में गेम करना है, उसका ज़हन बना हुआ होता है। तो उसमें आप जितना भी आप कोशिश करें, आप उसके अटेंशन को आप डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। तो उससे उसमें भी आप मिसबिहेव के जो है हो सकता है, तो आप इसमें कोशिश करें तो ऐसा बच्चों को गेम पीरियड प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर जो चीज़ें उनको ज़रूरत होती है, गेम पीरियड में आप उनको लाज़मी उनको दिया करें ताकि वो थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाए। अच्छा, इसके बाद है बच्चों को चॉइसेस भी दिया करें, बच्चों को कि आपकी तमाम बातों पे वो अमल ना करें, बल्कि उनको कुछ चॉइसेस भी दें। आप ये करना चाहते हैं या ये करना चाहते हैं? आपके लिए कौन-सा बेहतर है? आप कौन-सा आपका फ़ेवरेट गेम कौन-सा है? अब बस आपने जैसे भी आपने क्रिकेट खेलना है, नहीं, आप उनको चॉइसेस दिया करें बच्चों को। अच्छा, इसके बाद ये कि बच्चे को जो है बच्चे पे पर ट्रस्ट करें और बच्चे को ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाएँ। एहसास ज़िम्मेदारी उसमें पैदा करें और उसको जो है काबिल-ए-एतमाद बनाएँ। अगर आप बच्चे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, अगर आप जब बच्चे को ज़िम्मेदारी नहीं देंगे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप इन 2 बच्चों को सँभालें, मैं आता हूँ, या आप क्लास को सँभालें, मैं आता हूँ, तो उस पे ट्रस्ट करना चाहिए आपको। आप उसको कुछ दे सकते हैं, अपने पास रख लेना, मैं आपसे फिर ले लूँगा, या कोई भी आप उसको कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी देकर उसको रिस्पॉन्सिबल बनाएँ, उसके अंदर जो एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करें, ताकि जो है वो जब उसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी हो जाएगी, तो फिर वो ऑटोमैटिकली मिसबिहेवियर का वो सोच भी नहीं सकता। इससे फिर बच्चे में जो है कॉन्फिडेंस इसका बिल्ड होता है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अगर हम बच्चों के साथ ये चीज़ें कर लें। और कोशिश करें हमेशा बच्चे से जो है आप बेस्ट एक्सपेक्टेशंस रखें। बच्चे से आप जो है बेहतर एक्सपेक्टेशंस रखें। अगर वो जितना भी कमज़ोर है, लेकिन आप उससे एक्सपेक्टेशंस अच्छा रखें, क्योंकि आप जब उससे अच्छा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो इंशाल्लाह वो खुद भी अच्छा हो जाएगा और वो फिर देखेगा भी कि सर को मुझसे जो है ये एक्सपेक्टेशंस है, तो वो काम कर लेगा। अगर आप उसको कहेंगे तुम तो ये काम नहीं कर सकते हैं, तुम तो ये तुम्हारे काम से ये तुम्हारे बस से ये काम बाहर है, आप रहने दें, या तुम कर तो नहीं सकते लेकिन फिर भी आपको देता हूँ। जब आप बच्चे को आप इस तरह कहेंगे, तो बच्चे को जो है आप समझिए आपने बच्चे को तबाह कर दिया। बच्चे को समझो आपने उसको एहसास कमतरी का शिकार बना दिया हमेशा के लिए। आप उसको कह सकते हैं कि अगरचे आपकी तैयारी नहीं है, लेकिन मुझे पक्का उम्मीद है इंशाल्लाह आप 100% आप इस काम को कर सकेंगे। तो बच्चा फिर वो ऑटोमैटिकली वो उस चीज़ के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश करें कि चिल्ड्रन से जो है उनको बिहेवियर को सही करने के लिए आप उनसे हमेशा बेस्ट एक्सपेक्टेशंस रखें। और एक बात ये भी कि जब बच्चे आपके बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो उनके ज़हन में कोई आइडिया आता है, वो आपको जो आइडिया आप शेयर करते हैं, तो कोशिश करें उस आइडिया को, अगर वो पॉसिबल है, पॉज़िटिव है, तो आप उसको इग्नोर ना करें। ये यकीन करें, ये बहुत ज़्यादा हमारे अंदर होता है कि हम कहते हैं कि ये बच्चा है क्या पहचानता है, या इसको आप उसको कोई बच्चा कोई आइडिया आपके साथ शेयर करता है तो आप उसको डाँटते हैं उल्टा, खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। आप कोशिश करें कि बच्चा क्या कह रहा है। अगर वो सही कह रहा है, उसका ज़हन में एक आइडिया है, तो उसको एप्रिशिएट कर लें, आप उसको यस वहाँ पे कहें बजाए नो के। तो इससे भी आप देखेंगे कि आपकी क्लास में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होगा। और जो बच्चे जो काम करते हैं, उनको नोटिस करें। उनको उनको इग्नोर ना करें, उनको गौर करें कि बच्चे क्या कर रहे हैं। आप उनको नोटिस करेंगे, आप उनकी तरफ अटेंशन देंगे, तो फिर आपको समझ भी आएगी। फिर बच्चे भी देखेंगे कि हाँ, टीचर तो हमें देखता है, टीचर जो है हमें वी आर बीइंग स्टडीड,
हमें जो है देखा जा रहा है, हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो फिर वो भी एहतियात करेंगे। अगर आप उनको इग्नोर करेंगे देन दे विल ऑलवेज मिसबिहेव। अच्छा जो लास्ट आखिरी जो बात है कि उनको बताएं कि आपके इस काम की वजह से क्लास में ये हो गया, आपके इस मिसबिहेव की वजह से ये रिएक्शन हो गया, इसका ये नतीजा हो गया। उसको उसके मिसबिहेवियर के, उसके एक्शंस के, जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनका रिजल्ट उनको दिखाएं, उनको बताएं, उनको दिखाएं, ताकि उनको यकीन हो कि हमारे मिसबिहेवियर के ये नतीजे हैं, हमारे पॉजिटिव बिहेवियर के ये नतीजे हैं, ताकि उसको ये चीज़ें समझ आ जाएं। तो फिर वो बच्चे कभी भी जो है डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी नहीं करेंगे। हमारे यहाँ ये होता है कि आप बस रूल्स बनाएं, हम रूल्स बनाते हैं, उसको बस ज़बरदस्ती उस पे अमल दरामद करवाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए कई फैक्टर्स हैं, जो मैंने कुछ डिस्कस किया, स्ट्रेटजीज है, वो सब आपने बच्चों के साथ करना होता है। अल्लाह करे आप जो है आगे टीचर बनने जाएंगे, तो ये आपकी तैयारी के साथ साथ आपके एक किस्म का ट्रेनिंग भी है। आपके चीज़ों को नोट करें, अल्लाह करे जब आप टीचर बनेंगे तो इन स्ट्रेटजीज को अपनाएं, ताकि आप जो है आप एक अच्छे टीचर बन सके, आप एक बेहतर टीचर बन सके। अगर आप ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं तो इनको आप कोशिश करें, अपनाने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आपका जो टीचिंग है उसमें जो है बहुत ज़्यादा वो इफेक्टिव होगा बच्चों के लिए। आप इंशाल्लाह एक बेहतर टीचर जो है अपने बच्चों के, आप स्टूडेंट्स के बेस्ट टीचर आप बन सकते हैं। अच्छा आखिरी जो बात है हम जो डिस्कस करने जाएंगे इसमें, कि आप कोशिश करें कि जो टेक्निक्स है इन टेक्निक्स को अपनाएं, क्लासरूम को डिसिप्लिन करने के लिए फोकस आप कर ले बच्चों की तरफ। हर एक पर आप जो है वन बाय वन जब बच्चे होते हैं तो उनको फोकस कर ले, और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आप दे दें। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आप बच्चों को दिया करें। जब आप उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस आप देंगे तो फिर ये होगा कि उनके दरमियान में जो है अनसर्टेनिटी पैदा नहीं होगी, और जो है एक्साइटमेंट उनके अंदर नहीं होगी। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस का मकसद ये है, मेरे कहने का मकसद ये कि बच्चों को जो है क्लास का आउटलाइन बताएं कि आज बच्चे हम क्लास में ये पढ़ने जाएंगे। आप उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी कर सकते हैं, हम आज ये चीज़ें पढ़ेंगे, आज ये चीज़ें पढ़ेंगे, ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो बच्चे फिर ज़हनी तौर पर इत्मीनान होगी, उनमें एक्साइटमेंट नहीं होगी कि आज सर क्या पढ़ाने जाएंगे, हम क्या पढ़ने जाएंगे। तो आप अपने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देंगे तो आपके जो है क्लासरूम मैनेज्ड होगा और वेल डिसिप्लिन्ड होगा। और मॉनिटर भी करते रहें, क्लास के दौरान आप बच्चों को आप चलते रहें, ये मॉनिटर भी करते रहें, मॉडलिंग भी आप करते रहें, कि जो आपके मॉडलिंग का मकसद ये है कि आप जो है बच्चों को जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप आपकी वॉइस भी उनको क्लियर होनी चाहिए। आपकी वॉइस उनको प्रॉपर, आपके जो है आवाज़ उनको पहुँचना चाहिए, और उनको आपके जो है आवाज़ इतना कम भी ना हो कि बच्चे उसको सुन ना सकें। आपकी वॉइस में इतनी जल्दी भी आप ना बोलें कि उसको समझ ना सकें। आप जो है इतना मुश्किल अल्फ़ाज़ भी यूज़ ना करें कि बच्चे उसको समझ ना पाएँ। और इसके बाद नॉन वर्बल क्यूइंग, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आप उन बच्चे को आप डायरेक्ट उसकी तरफ उनको डाँटना शुरू ना करें। आप इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चा जो है, आप टेबल को ज़ोर से करके आप थपथपाएँगे या ज़ोर से एक आवाज़ टेबल को ज़ोर से मारेंगे या बोर्ड पर कुछ हाथ दे मारेंगे, तो तमाम बच्चे आपकी तरफ देखेंगे। इनको खामोश करने के लिए टेबल पर आप मारते हैं। तो ये भी बच्चों का जो है नॉन वर्बल क्यूइंग है, कि बात किए बगैर उनको अपनी तरफ मुतवज्जा करना। इसके अलावा जो है बच्चे को आप उसका अटेंशन को अपनी तरफ करने के लिए आप उसको ये भी कह सकते हैं कि ज़ैद आप आर यू गेटिंग? जैसे मैंने पहले ही बताया आप लोगों को पिछले लेक्चर में, तो उससे भी जो है नॉन वर्बल क्यूइंग ये जो है आपकी तरफ हो जाएगा। और एनवायरनमेंट को कोशिश करें कि एक ऐसा प्लेस बनाएँ, कंट्रोल उसका आपके हाथ में हो, उसको जो है एन्जॉयबल एनवायरनमेंट होनी चाहिए। ये कोई डिस्टर्बेंस वाला माहौल नहीं होना चाहिए, और पॉजिटिव डिसिप्लिन अपनाएँ, और कोशिश करें कि बच्चों को जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉजिटिव डिसिप्लिन किस तरह है? आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि च्युइंगम मत चबाओ, ठीक है? ये आपके मुँह में क्या है? च्युइंगम ये मत चबाओ। बजाय आप इसको कह सकते हैं कि अपने च्युइंगम घर में रख कर आओ। मतलब ये कि आपकी इस बात में नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिव होना चाहिए ज़्यादातर वहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं बच्चे को, भागो मत, इस तरह मत भागो। तो आपके इस तरह कहेंगे तो ये डाँट होगा। आप उसको कहेंगे, अगर वो बच्चा भाग रहा है, उसको बोलो स्लो, स्लो चल।
ठीक है, आस्था चले। तो इसमें एक किस्म का जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए। नो रनिंग की बजाय आपका सेंटेंस है वो नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव होना चाहिए। नो रनिंग की बजाय आप उसको कह सकते हैं वॉक स्लोली। देखिए आपके अंदाज में फिर ये हो जाएगा, बच्चे में फिर वो इसका फिर मिसबिहेव का थोड़ा सा वो कम हो जाएगा। जब आप बच्चे के मिसबिहेवियर को आप पॉजिटिवली आप इसको कंट्रोल करेंगे तो फिर ये होगा, ठीक है। और बच्चे के जब वो आस्था चले फिर आप उसको जो है शाबाश दे सकते हैं, आप उसको ऐसे थंब दे सकते हैं, जबरदस्त, वेरी गुड, आप उसको कोई भी इंकरेजमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे टेक्निक्स हो गए क्लासरूम के, और जो स्ट्रेटजीज हो गए थे वो डिसिप्लिन के, वो आप लोगों को मैंने बता दिया आज। आप लोग इन चीज़ों को याद करने की बजाय आप इनको समझें, आप इनकी नोट्स बनाएं। अभी इन नोट्स को आप कॉपी करके इनको जो है, अभी जैसे कि तकरीबन मैंने अक्सर खुद से स्टार्ट किया, खुद से बना। तो आप भी इसको अगर आप समझेंगे पर अपनी समझ के मुताबिक आप खुद से अपने नोट्स बनाएं, तो फिर आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। आपको ये चीज़ें समझ आएंगी तो आपको फिर पता भी लग जाएगा कि हाँ भाई ये बेहतर चीज़ है, ये आपको फिर समझ आ जाएगी, आप फिर इसको भूल नहीं लेंगे। अभी आखिरी जो बात है आज के लेक्चर में हमारा, आज हम डिस्कस करें आखिरी जो बात है वो डिफरेंस कि डिसिप्लिन और मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है। अक्सर जो है हम डिसिप्लिन को मैनेजमेंट समझते हैं और मैनेजमेंट को डिसिप्लिन समझते हैं, नहीं, बल्कि ऐसा नहीं है। क्योंकि डिसिप्लिन जो होता है वो बिहेवियर के मुतालिक होता है। स्टूडेंट्स के बिहेवियर के मुतालिक जो चीज़ें आप रूल्स होते हैं वो डिसिप्लिन के होते हैं, और बच्चों के काम करने के जो तरीके होते हैं वो मैनेजमेंट के हैं। उनका बिहेवियर डिसिप्लिन, उनके काम करने के जो तरीके हैं वो फिर मैनेजमेंट में। इसी तरह मैनेजमेंट डिसिप्लिन के लिए रूल्स आप सेट कर लेंगे, ठीक है, जिसको कि स्टूडेंट्स को किस तरह बिहेव करना चाहिए, आप उस वहाँ पे रूल्स सेट कर लेंगे। लेकिन मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, आप एक प्रोसीजर्स बनाएंगे कि इस प्रोसेस से जो है मुझे बच्चों को प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बनाना है। तो वहाँ पे आप प्रोसीजर्स हैं, यहाँ पे रूल्स हैं, ये डिफरेंस हो गया। फिर वहाँ पे डिसिप्लिन प्लान होता है, ठीक है, और यहाँ पे वही बात है कि प्रोसीजर्स होते हैं, आप प्लान, वहाँ पे आप रूल्स प्लान करते हैं, यहाँ पे आप प्रोसीजर्स प्लान करते हैं मैनेजमेंट में। इसी तरह क्लासरूम जो डिसिप्लिन है उसको जो है वो एक्शन से आप यानी उनको, वो एक्शंस का नाम है, ठीक है, जो बच्चे को जो है डेवलपमेंट के लिए या सेल्फ कंट्रोल के लिए या उसके कैरेक्टर के लिए लाजमी होते हैं। तो वो क्या है, वो फैसिलिटीज है और वो एक्शंस है, ठीक है, वो एक्शंस का मजमू है। फिर आप क्लासरूम मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे टीचर का जो रोल होता है वो एज अ टीचर होता है, तो क्या, ताकि वो क्रिएट करता है क्लासरूम में इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है जहाँ पे सक्सेस पॉसिबल हो। मतलब इन्वायरमेंट को वहाँ पे तो एक्शंस से, बिहेव से, डिसिप्लिन से उनको समझाता है, यहाँ पे वो खुद चीज़ों को तरतीब देता है और उनको सेट करता है और उनको क्लासरूम को जो है इन्वायरमेंट को बेहतर बनाता है। तो देख, थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को समझाना था, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, इन चीज़ों को भी आप नोट करते जाएं। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक खत्म हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आया है तो यू कैन आस्क मी, यू आर फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस बिटवीन 6 to 8 PM। और जिन स्टूडेंट्स को जो नए हैं हमारे साथ, इनको रजिस्ट्रेशन का पता नहीं है या वो देखने वाले हैं, तो आप लोग हमारा बाकायदा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आप टेस्ट या फेयर हो सकते हैं, हमारे नोट्स भी आप हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का तरीका दिए गए नंबर पर आप बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।